नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मानव पर्यावरण संबंधों की जो कड़ी थी उसमें हमने देखा था। पहला जो हमने देखा निश्चयवादी विचारधारा या वातावरणवाद का हमने जिक्र किया। वातावरणवाद के बाद में जो हमने देखा कि एक विचार जो आया था कि प्रकृति मनुष्य पे हावी है और जैसी प्रकृति चाहती है उसी प्रकार से मनुष्य को अपनी क्रियाएं करनी पड़ती है, अर्थात मनुष्य विवश है और जैसा प्रकृति चाहेगी वैसा ही मनुष्य को अपने कार्यों को करना पड़ेगा। उसके आचार विचार व्यवहार और सारी की सारी प्रक्रियाएं उसकी वातावरण के द्वारा नियंत्रित होती है। इस प्रकार की विचारधारा जो हमने सबसे पहले देखी उसको हमने नाम दिया था निश्चयवाद या वातावरणवाद। और ऐसा स्वाभाविक भी था कि तत्कालीन समय में जब मानव ने अपनी कोई बल बुद्धि और आवश्यकताओं के द्वारा इतना वातावरण में अपने आसपास के पर्यावरण में कोई परिवर्तन या मॉडिफाइड नहीं किया था, तो उस समय में वातावरण शक्ति ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी और विज्ञान और आवश्यकताओं की तकनीकी की इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं थी। इस कारण से स्वाभाविक है कि वातावरणवाद का बोलबाला उस समय होना स्वाभाविक था। यही कारण था कि प्राचीन समय में भारतीय विद्वान हो चाहे ग्रीक और रोमन विद्वान भूगोलवेत्ता हों, उन्होंने सबने ही वातावरणवाद का या निश्चयवाद का समर्थन किया था। कालांतर में जाने के बाद में फिर संभववादी विचारधारा आती है या अर्थात मानव अपने पर्यावरण में छांट के अनुसार या दूसरे अवसर प्राप्त कर सकता है या उसमें अपने आवश्यकताओं के अनुसार कुछ परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार की जो विचारधारा आई थी उसको हमने संभववादी विचारधारा नाम दिया। अब दोनों ही जो विचारधाराएं थी निश्चयवाद और संभववाद, उनमें अपनी अपनी कुछ कमियां रही हैं। जैसा हम कह सकते हैं कि निश्चयवादी तो बड़े चरमोत्कर्ष पे पहुंच गए इस बात को लेके कि मानव कुछ भी नहीं है और प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा ही सारा काम होगा और मानव तो केवल प्रकृति की धूल मात्र है और उसकी जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण आजीवन की जो क्रियाएं, आचार विचार व्यवहार सब कुछ उसके आवास वगैरह प्रकृति पे ही निर्भर है। ऐसा उसने अतिवादी विचारधारा एक तरह से वो हो गई। कालांतर में संभववादी आए और संभववादियों ने भी ये कहा कि प्रकृति कुछ भी नहीं है और मानव अपनी बल बुद्धि से काफ़ी कुछ उसमें बदलाव कर सकता है या बहुत कुछ अपने अनुसार ही वो उसको परिवर्तित कर सकता है। तो वास्तविकता अगर देखी जाए तो अपने आप में वातावरणवादी जो हैं कुछ हद तक सही हैं और कुछ हद तक वो गलत हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि वातावरण ही सब कुछ है, अर्थात भौतिक दशाएं ही सब कुछ डिसाइड करती हैं। और संभववादियों के अनुसार जैसा कि मानव सब कुछ कर सकता है ऐसा भी नहीं है। इसलिए दोनों के एक बीच का रास्ता जो हुआ यानी वाद प्रतिवाद और फिर संवाद का जो रास्ता निकला, ये संवाद का रास्ता नवनिश्चयवाद है जिसका अभी हम जिक्र करेंगे। यही वह नवनिश्चयवाद या मध्यम मार्ग या बीच का रास्ता है। अर्थात कुछ अवसरों पे प्रकृति प्रभावी होती है और कुछ अवसरों पे मानव प्रभावी होती है। अर्थात कई बार मानव अपनी बल बुद्धि और विवेक के आधार पर अपने भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। अगर किसी फसल में कीड़ा लग जाता है तो उसमें वो जेनेटिक परिवर्तन करके उसको उस कीड़े को ख़त्म कर सकता है। ये संभववाद का उदाहरण है। अगर शहर बस चुका है और वहाँ डेवलप करने के लिए कोई रास्ता नहीं है तो वह भूमिगत सुरंग बना करके भी उसमें रास्ता निकाल सकता है। जैसे कि जयपुर में भी जो मेट्रो रेल का उदाहरण है, बड़ी चौपड़ से चांदपोल के बीच में, तो ये उसने किया है। तो ये संभववादी उदाहरण मैंने आपको बताया है। और बहुत सारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देख सकते हो, खनन के क्षेत्र में देख सकते हो कि पृथ्वी के गर्भ से छुपे हुए जो भी पेट्रोलियम या अन्य कुछ पदार्थ हम उनको कितनी गहराई से वहाँ निकाल लाते हैं। तो हमने कुछ प्राकृतिक जो शक्तियाँ थी या प्राकृतिक वातावरण जो था उसमें हमने काफ़ी कुछ अपनी बल बुद्धि से और आवश्यकताओं के अनुसार काफ़ी कुछ हमने उसमें दोहन कर लिया या अपने अवसर तलाश लिए हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रकृति के सामने हम विवश हो जाते हैं, जैसे कि प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि भूकंप है। मानव का उसमें कुछ वश नहीं चलता। जब कई बार घटनाएं होती हैं तो लाखों व्यक्ति काल कलवित हो जाते हैं। मानव के रचा हुआ ये संसार पल भर में ध्वस्त हो जाता है। ज्वालामुखी की घटनाएं हैं और सागर तटीय क्षेत्रों में आने वाले जो चक्रवात हैं, भारी वर्षा है, बाढ़ है, भूस्खलन है, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं जो मानव चाह के भी इनका रोकथाम के लिए कुछ कर नहीं सकता, विवश हो जाता है। और दूसरा ज्वलंत उदाहरण जो अभी आप देख रहे हो कि वर्तमान में जो
कोरोना वायरस के कारण महामारी फैल रही है, उसमें भी मानव अपने आप को एक विवश महसूस कर रहा है और इसको सह रहा है। हालांकि वह इसके लिए प्रयास कर रहा है कुछ टीके और दवाई के लिए, लेकिन फिर भी अभी तक इस प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली है कि हम इसको जीत सके। यानी मानव ने जो प्रकृति में छेड़छाड़ करता है, अगर वह एक सीमा से ज़्यादा हो जाती है तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, जैसा कि अभी वर्तमान में भी आ रहा है। तो हमें दोनों ही चीज़ों की सत्ताओं को स्वीकार करना चाहिए। निश्चयवाद जो विचारधारा है और दूसरी संभववाद है, इन दोनों के बीच का मार्ग नवनिश्चयवाद है और हम नवनिश्चयवाद पे चर्चा करेंगे। अब आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया होगा कि नवनिश्चयवादी विचारधारा है जो दोनों की सत्ताओं को स्वीकार करती है कि कुछ अवसर होते हैं जब प्रकृति प्रभावी होती है और कुछ अवसर पे प्रकृति से मानव अपने अवसर तलाश लेता है। वास्तव में न तो प्रकृति का ही मनुष्य पे पूर्ण नियंत्रण है और न ही मनुष्य ही प्रकृति का विजेता है। दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। मानव उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे। यह नवनिश्चयवाद है। ग्रिफ्थ टेलर जो इसके मुख्य प्रतिपादक हैं, टेलर ने ही इस प्रकार की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी जो सन 1950 में, यहाँ 51 दे रखा है, मैं स्पष्ट इस बात पर बल दिया था कि वातावरण के नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए कनाडा के टुंड्रा प्रदेश में, साइबेरिया से दूर तक फैले टुंड्रा प्रदेश में, सहारा के विस्तृत मरुस्थल में, ऑस्ट्रेलिया के निर्जन मरुस्थल में, अंटार्कटिका के हिमाच्छादित महाद्वीप में मानव को प्रकृति की आज्ञा माननी पड़ती है। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ दृष्टांत पहले भी प्रस्तुत किए थे कि व्यक्ति को प्रकृति की कुछ आज्ञाएं माननी पड़ती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोप में समान उन्नति का ऊंचा स्तर टुंड्रा या मरुस्थलों में नहीं बनाया जा सकता। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि प्रकृति बहुत अंशों में योजना निश्चित करती है और उन्हीं योजनाओं में मानव के द्वारा ही संस्कृति प्रगति करती है। यद्यपि प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, फिर भी प्रभाव अवश्य है। यानी वही मध्यम मार्ग वाली बात आ गई, बीच की बात आ गई। दोनों की समझ अवसर की बात है, समय की बात है, परिस्थितियों की बात है और मानव उस प्रकृति की सीमाओं के अंदर ही प्रौद्योगिकी और आर्थिक सांस्कृतिक उन्नति करता है। वर्तमान काल में मानव भूगोलवेत्ताओं में अधिकतर संभववादी हैं जो निश्चयवादी हैं। वे उस प्राचीन ढंग से जर्मन संप्रदाय वाले निश्चयवाद को कुछ नम्र और मंजी हुई भाषा में कहते हैं। अब वे प्रकृति का मनुष्य के ऊपर पूर्ण नियंत्रण के बजाय प्रभाव बताते हैं। दोनों चीज़ अलग हैं। पहले जो निश्चयवादी थे या चरम निश्चयवादी जिनको हम कह सकते हैं, वो पूर्ण रूप से नियंत्रण की बात करते थे, लेकिन वर्तमान में नियंत्रण के स्थान पे प्रभाव का हम ज़्यादा जिक्र करते हैं। हालांकि जो इमैनुअल सैम्पुल थी, एलन चर्चिल जो सैम्पुल थी, उन्होंने तो अपनी किताब का जो नाम था वो भी था ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, प्रभाव शब्द का ही उन्होंने वहाँ जिक्र किया था। फिर भी टेलर ने अपने निश्चयवाद और वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और चलो या जाओ निश्चयवाद, ये शब्द इसके लिए प्रयोग में किए हैं। ये जो विचारधारा उन्होंने जो नवनिश्चयवाद की दी है, तो ग्रिफ्थ टेलर ने इसको नवनिश्चयवाद जो इसके लिए ज़्यादातर जाना जाता है, या फिर इसको वैज्ञानिक निश्चयवाद, या फिर इसको रुको और जाओ निश्चयवाद के भी नाम से भी जाना जाता है। ये रुको और जाओ निश्चयवाद इसलिए कि जैसे एक ट्रैफिक वाला जो होता है, पुलिस ट्रैफिक वाला, वो चौराहे पे खड़ा होता है और वह केवल वहाँ जिन साधनों को रोकता है, जिन व्हीकल्स को रोकता है, उनको वह केवल रुकने का इशारा मात्र करता है और कुछ देर बाद में वो अपनी स्वेच्छा से ही फिर अपना मार्ग तय करते हैं। यानी उनको लेफ्ट या राइट या सीधे निकलना है, ये उनकी मर्जी पे है। वह तो केवल कुछ पल के लिए उन्हें वहाँ ठहरा सकता है या रोक सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये एग्जाम्पल जो नवनिश्चयवाद में दिया है, ये पुराने निश्चयवाद से भिन्न है। इसमें मानवीय छांट का भी विचार शामिल रहता है, इसलिए डॉक्टर ठेतम ने इसको क्रियात्मक निश्चयवाद का नाम दिया है। इसी का सुधरा हुआ एक रूप, मतलब अलग अलग विद्वानों ने इसे अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया नवनिश्चयवाद को। तो डॉक्टर जो टैथम जो हैं, उन्होंने उसको क्रियात्मक निश्चयवाद का नाम दिया है। यही नवनिश्चयवाद भी कहलाता है। टेलर के अतिरिक्त अन्य भूगोलवेताओं ने भी नवनिश्चयवाद को मान्यता दी है। इसमें अमेरिकन भूगोलवेता हंटिंगटन,
कार्ल ओटविन सावर था ब्रिटिश भूगोलवेता, हर्बर्टसन, रॉबर्ट्सकी और जेम्स फ्लोर मुख्य हैं। ब्रिटिश भूगोलवेता OH के स्पेट ने संभववाद शब्द की अपेक्षा प्रसंभाव्यतावाद का प्रयोग अधिक उपयुक्त माना है। तो OH के स्पेट ने इसके लिए प्रसंभाव्यवाद शब्द का प्रयोग किया है। ये कई बार परीक्षा दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और ठेतम का भी पूछ लिया जाता है, क्रियात्मक संभववाद शब्द किसने दिया है, तो ये ठेतम ने दिया है। और नवनिश्चयवाद जो है उसका तो मैंने अभी आपको बताया था, ग्रिफ्थ टेलर ने नवनिश्चयवादी विचारधारा दी है। और रुको और जाओ निश्चयवाद भी इसको कहते हैं, ये भी इन्होंने के द्वारा ही कहा गया है। और इसके अलावा ठेतम का क्रियात्मक निश्चयवाद इसी के लिए शब्द काम में लिया गया। और OH के स्पेट जो हैं इसने इनको प्रसंभाव्यवाद कहा है। अब हम कुछ हंटिंगटन के विचारों से रूबरू होते हैं। अमेरिकन विद्वान थे जिन्होंने भूगोल पे लगभग 30 पुस्तकें लिखी थी और 27 पुस्तकों में को एक दूसरे से संपादकों के साथ प्रकाशित किया था। उनकी लिखित पुस्तकों में से 9 पुस्तकों में जलवायु का अध्ययन है, 8 पुस्तकों में प्रादेशिक भूगोल का वर्णन है। इनमें से कई पाठ्य पुस्तकें भी हैं। सन 1907 में उनकी पुस्तक पल्स ऑफ एशिया बड़ी महत्वपूर्ण है, प्रकाशित हुई। और 1915 में सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट का प्रकाशन हुआ। तो 2 पुस्तकें विशेष रूप से उनकी चर्चित रहीं, पल्स ऑफ एशिया और सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। मानव भूगोल पर उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी लिखी। तो इस पुस्तक में मानव भूगोल के अंशों को 2 प्रमुख भागों में उन्होंने बांटा है, एक फिजिकल कंडीशन भौतिक दशाएं और जीवों के रूप में तथा मानवीय प्रतिक्रियाएं, अर्थात फिजिकल कंडीशन और ह्यूमन रेस्पॉन्स का उन्होंने जो जिक्र किया है मानव भूगोल के संदर्भ में, वो उन्होंने अपनी जो महत्वपूर्ण पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में किया है। उसके अलावा अन्य 2 पुस्तकें जो हंटिंगटन की थी वो पल्स ऑफ एशिया और सिविलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट। सन 1915 में ये प्रकाशित मानव भूगोल के संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है उनकी। हंटिंगटन ने निश्चयवाद के सिद्धांत को ही मुख्य माना है और मानवीय रहन सहन तथा पैसा पर प्राकृतिक वातावरण के अवयवों के नियंत्रण को स्वीकार किया है। इतना ही नहीं वरन उन्होंने सांस्कृतिक अवयवों जैसे कला, साहित्य, धर्म, सरकार और शिक्षा आदि पर भी भौगोलिक दशाओं के सीधे प्रभाव को स्वीकार किया। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन विद्वानों ने भी नियंत्रण के स्थान पे प्रभाव को स्वीकार किया है। अब हम इनके अलावा जो जिक्र करते हैं वो कार्ल ओटविन सावर का। अमेरिकन विद्वान सावर ने संभववाद के समर्थक थे, परंतु आधुनिक युग के निश्चयवाद को मानते हुए उन्होंने प्रकृति और मानव के बीच समायोजन को ही प्रमुख माना है। ध्यान रखने की बात यह है कि हंटिंगटन और सावर पहले संभववाद का समर्थन करते थे, लेकिन कालांतर में जाके उन्होंने नवनिश्चयवाद के समर्थन में उन्होंने अपने विचार रखे हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो प्राचीन समय में कुछ निश्चयवाद का समर्थन करते थे या कुछ संभववाद का करते थे, उन्होंने कालांतर में नवनिश्चयवाद को स्वीकार किया है। इनकी जो पुस्तक थी कार्ल ओटविन सावर की, उसमें भी उन्होंने समायोजन को ही प्रमुख माना है। इनकी पुस्तक कल्चरल ज्योग्राफी जो है सन 1947 में प्रकाशित हुई। H.J. हर्बर्टसन महोदय ने भी, जो कि ब्रिटिश भूगोलवेता थे, 1904 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य इन्होंने शुरू किया था और उन्होंने संसार के प्राकृतिक प्रदेशों का भौगोलिक वर्णन किया, जिसमें प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण और मानव समाज के पारस्परिक संबंध बताया। और इन्होंने कुल मिला के दोनों का तालमेल जो इस प्रकार से माना है, पर्यावरण और मानव, कि दोनों में एक तालमेल की व्यवस्था है, एक दूसरे पे परिस्थितियाँ डिपेंड करती है कि कौन किस पे ज़्यादा हावी रहता है। तो ऐसा नहीं कि केवल मानव ने प्रकृति को अपना दास बना लिया है, या प्रकृति ने मानव को अपना दास बना लिया है, या मानव उसका स्वामी बन गया है प्रकृति का, या प्रकृति ने मानव को अपना दास बना लिया। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में तालमेल जो है यही सर्वमान्य ज़्यादातर माना गया है। सिद्धांत सर्वप्रथम हर्बर्टसन ने अपनाया था। इनका मत था कि प्रदेशों के विभिन्न क्रियाओं के कारण ही मानव समाज में विभिन्नता पाई जाती है। तो ये परिस्थितियों पर डिपेंड करने वाली बात यहाँ प्रमुख रूप से सामने आती है। हर्बर्टसन के अनुसार किसी प्राकृतिक प्रदेश में केवल प्राकृतिक अवयवों की समानता ही नहीं वरन मानवीय संबंधों की समानता होती है, इसलिए प्रकृति प्रदेश की सीमा राजनीतिक प्रदेश से भिन्न होती है। उन्होंने संसार को प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करने के लिए वनस्पति को आधार माना था और
उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सामाजिक अवयव की अपेक्षा भौतिक अवयव पर अधिक बल दिया है। इसलिए कुछ लोगों ने हर्बर्टसन के अवयवों को समझने में भूल करके ऐसा मान लिया है कि प्राकृतिक प्रदेश का अभिप्राय भौतिक प्रदेश है, परंतु हर्बर्टसन ने प्राकृतिक प्रदेश में भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के तत्वों का समावेश किया है। प्रभाव मनुष्य पर इतना अधिक होता है भौतिक शक्तियों का कि वह मानवीय जीवन और क्रियाकलापों में प्रकट होता है। कुल मिला के जो हर्बर्टसन के भौतिक प्रदेश नहीं होकर प्राकृतिक प्रदेश थे, जिसमें उन्होंने मानवीय और भौतिक दोनों ही दशाओं को माना था। इनके अलावा पीएम रॉबर्ट्सकी के विचार भी इस संदर्भ में दिए गए हैं और इनके अलावा एच.जे. फ्लूर ने भी अपने विचार रखे हैं। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नवनिश्चयवादी विचारधारा वर्तमान में मान्य है, क्योंकि परिस्थितियाँ जिस प्रकार की होगी उसी के अनुसार से कई बार ऐसा होता है कि प्रकृति मानव पे हावी रहती है और कई बार ये होता है कि मानव अच्छे से अपनी, ये डिपेंड करता है उस तत्कालीन परिस्थितियों पे, मानव की तकनीकी क्षमता पे, उसके बल पे, उसकी बुद्धि पे, परिस्थितियों पे और उसकी आवश्यकताओं पे भी कि वह अपने प्राकृतिक वातावरण या अपने वातावरण में कितना अधिक मॉडिफाइड कर लेता है या कितने अधिक अवसरों का उपयोग वह उसमें से कर लेता है। या फिर प्रकृति कई बार स्थिति ऐसी होती है कि मानव अधिक दक्ष होते हुए भी अपनी प्रकृति पे विजय प्राप्त नहीं कर पाता या उसमें अवसर नहीं तलाश पाता। ये परिस्थितियों पर डिपेंड करने वाली स्थिति है। तो हम इस प्रकार से नवनिश्चयवाद को समझ सकते हैं और नवनिश्चयवाद की भी इस प्रकार से कुछ आलोचनाएं यहाँ आई है। निश्चयवाद को मानने वाले प्रकृति के द्वारा सीमाओं के निश्चित होने की बात करते हैं, तो संभववादी जो हैं वो संभववाद के संबंध में ऐसा तर्क देते हैं। तो कुल मिला के दोनों चीज़ें हमने देखी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने निश्चयवाद और संभववाद और तीसरा जो हमने देखा हुआ है नवनिश्चयवाद, तीनों की आप में कुछ समझ आई होगी। और अब आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें अगर एक बार आप उन्हें इन चीज़ों को देखोगे तो मेरे ख्याल से आप परीक्षा दृष्टि तक परीक्षा में लिखने योग्य या अच्छे से इन विचारधाराओं को समझ जाओगे। धन्यवाद।